नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एचएसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की, उसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 12 रहेगी। क्लास नंबर 12 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन वो पूछा गया है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है। तो जो पीएम कुसुम योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कब शुरू किया गया? 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। 2019 के अंदर लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या लगाए जा रहे हैं? पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए जा रहे हैं सोलर पंप, सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। और सोलर पंप के अंदर सरकार जो है 90% जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी और 10% किसान को भुगतान करना पड़ेगा। 10% जो भुगतान है वो किसान के द्वारा किया जाना है और जो 90% है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। 60% तो वो सब्सिडी देगी, 60% तो सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी। और जो 30% है वो हमें ऋण के रूप में देगी, ऋण के रूप में। तो इस प्रकार से जो 90% का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और जो केवल 10% की जो लागत है वो किसके द्वारा की जाएगी? किसान के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान 2019 के अंदर लॉन्च किया गया। इसके तहत सोलर पंप लगाए जा रहे हैं और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो पीएम कुसुम की आपको फुल फॉर्म जो है वो ध्यान में रखनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा जयपुर के अंदर कोटपुतली तहसील के अंदर लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया है? कोटपुतली राजस्थान के अंदर। कोटपुतली तहसील है किस जिले की? जयपुर जिले की तहसील है। और राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य के अंदर पहला सौर ऊर्जा आधारित कृषि संयंत्र, पहला कृषि आधारित जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जयपुर कोटपुतली राजस्थान के अंदर। जो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में जो कुल लागत होगी उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 60% सब्सिडी के द्वारा, 30% ऋण के रूप में और 10% भुगतान कौन करेगा? किसान के द्वारा। 60 + 30 90% जो वहन है वो कौन कर रही है? सरकार कर रही है। और 10% वहन कौन करेगा? किसान के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। अगर मैं तैरता हुआ सोलर पार्क की अगर मैं बात करता हूं, भारत का क्वेश्चन आ जाए, अभी लेटेस्ट करंट का है, भारत सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर पार्क है, सोलर पार्क जो है, सोलर पार्क तैरता हुआ भारत का, फिर से लिखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क वो कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना के अंदर है, कहां पर है? रामागुंडम के अंदर, रामागुंडम के अंदर है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया है? एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया है। इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है किस राज्य के अंदर है? तेलंगाना राज्य के अंदर है। कहां पर है? रामागुंडम के अंदर लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार सरल कानूनी अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक मामूली कानूनी अधिकार है, एक सरल कानूनी अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार पूछा गया है? तो हमें पता है जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाग नंबर 3 के अंदर कुल मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7।
वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो एक मौलिक अधिकार है जो हटाया गया है। कौन सा हटाया गया? तो अनुच्छेद 31 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद के अंदर डाला गया? अनुच्छेद 300 ए या 300 क के अंदर डाला गया। और ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 300 क के अंदर वर्तमान में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था जो कि वर्तमान में एक कानूनी या विधिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार सरल कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300 ए या लिख सकते हैं अनुच्छेद 300 क के तहत। एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। 44वां संविधान संशोधन 1978 है। इसके तहत अनुच्छेद 300 ए को जोड़ा गया और संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको एक साधारण सरल विधिक अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया। और संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 के अंदर है। अनुच्छेद 31 के अंदर है और संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान के अंदर अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत, भारत के 44वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1978 के अंदर हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के तहत एक बात और है, इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष बढ़ाया गया था उसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से वापस के घटा करके 5 वर्ष करने का कार्य 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करता हूं 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था उसको बढ़ा करके 6 वर्ष से किया गया था। तो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 6 वर्ष से वापिस घटा करके 5 वर्ष कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से 6 हैं? सबसे पहले है इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखो कौन से हैं? समानता का अधिकार कौन सा हो गया? समानता का। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का। शोषण के विरुद्ध धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में अगला आएगा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 32 के अंदर, अनुच्छेद जो 32 है उसके द्वारा क्या कहा गया था? मौलिक अधिकार जो हैं उसको संविधान की जो आत्मा है वो किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन से हैं? इस साइड वाले आपको याद रखने हैं। ये इसके अंदर जो इस साइड वाले लिखवाए ना, इसके अंदर तो ये आगे पीछे हो गए थे। इक्वलिटी का, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 के अंदर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंदर कौन सा लिखना है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह 4 मौलिक अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। तो ये 6 हैं। पहले कौन से थे?
पहले कितने थे? 7 थे। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, जो संविधान के अनुच्छेद 31 के अंदर था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 F को मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 क में डाला गया था। तो यही क्वेश्चन है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको वर्तमान में सरल विधिक अधिकार बनाया गया है, वो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 300A या अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो भूमि के रूप, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए है। तो भूमि के विकास से संबंधित कौन सा होगा? भू आकृति विज्ञान होगा। जीवों के और उनके पर्यावरण के बीच में संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। जो जलवायु विज्ञान के अंदर क्लाइमेटोलॉजी जो होता है उसके अंदर क्लाइमेट, जलवायु का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान के अंदर हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी के अंदर जल के बारे में, जलवायु विज्ञान के अंदर जलवायु के बारे में, पारिस्थितिकी के अंदर जीवों और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और भूमि के रूप, विकास और संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंदर किया जाता है। अगली है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर है, इस साइड में क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है। और इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर नीचे क्या है? नीचे हिंद महासागर है, नीचे क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। इस साइड में, पूर्वी साइड में, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड में अरब सागर है, और नीचे दक्षिण के अंदर क्या है? हिंद महासागर है। तो बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, कौन से को? तो मतलब अरब सागर की रानी, वो बंदरगाह किस साइड होगा? पश्चिमी घाट का वो बंदरगाह होगा। किस घाट का होगा? पश्चिमी घाट का होगा। और कौन सा है वो? कोच्चि। किसको कहता है? कोच्चि को कहा जाता है। अब देखो, कुछ बंदरगाह हैं जिनके नाम बदले गए हैं। कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह का दीनदयाल उपाध्याय है। ये एक जवारीय बंदरगाह है, जवारीय बंदरगाह है। ये एक मुक्त व्यापार बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? मुक्त व्यापार बंदरगाह है। एक बार तो एसएससी के अंदर यह पूछा गया था कि जो कांडला बंदरगाह है वो किस खाड़ी के अंदर है। तो किस खाड़ी के अंदर आता है? गुजरात इस प्रकार से है। तो यहां पर आती है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। तो इस कच्छ की खाड़ी के अंदर यहां पर पड़ता है कौन सा? कांडला बंदरगाह। कांडला, जिसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ये एक जवारीय बंदरगाह है, ये एक मुक्त व्यापार बंदरगाह है। अगला था तूतीकोरन, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, वर्तमान में नाम वीओ चिदम्बरनार है। चिदम्बरनार, वीओ चिदम्बरनार किसका नाम है? तूतीकोरन का है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। न्यावा सेवा मुंबई के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। एन्नोर भी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, जिसका वर्तमान में नाम कामराज है। न्यावा सेवा का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू है, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कांडला पड़ता है गुजरात के अंदर है, वर्तमान में नाम दीनदयाल है। जवारीय बंदरगाह है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। तूतीकोरन और एन्नोर पड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर है। तूतीकोरन का वर्तमान में नाम वीओ चिदम्बरनार है और एन्नोर का कामराज है। न्यावा सेवा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, वर्तमान में नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वर्तमान में इसका नाम है। तो यहां पर ये कुछ जो है ना बंदरगाह हैं, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर ये तट किसका है? गुजरात का। ये वाली जो खाड़ी है इस साइड में, ये कच्छ की खाड़ी है। ये वाली जो खाड़ी यहां पर है, ये खंबात की खाड़ी है। पर पड़ता है कांडला बंदरगाह। देखो यहां पर ये है कांडला बंदरगाह, ये रहा कांडला बंदरगाह है। इस खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात के अंदर। एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कांडला बंदरगाह किस खाड़ी के अंदर है? कच्छ की खाड़ी के अंदर। ये यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है दीव। क्या है? दीव।
और एक ये यहां पर दिखाई दे रहा होगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है दमन। इसका नाम क्या है? दमन है। क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया है दीव है, तो दीव किससे हट करके है? उसके अंदर आंसर दिया था दीव एक द्वीप है, किससे हट के? गुजरात से हट करके, गुजरात से हटकर, ठीक है। दीव एक द्वीप है, किससे हट करके है? गुजरात से हट करके। एसएससी का ये क्वेश्चन है, किसका है? एसएससी का। तो ये बात ध्यान में है, दीव यहां पर पड़ता है और दमन यहां पर पड़ता है। दमन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर ये वाला दीव है और ये वाला यहां पर क्या है? वाला दमन है। उसके बाद में अगला पोर्ट आता है कौन सा? ये वाला पोर्ट आता है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद में आता है न्हावा सेवा। ये न्हावा सेवा है महाराष्ट्र के अंदर। न्हावा सेवा की स्थापना की गई है मुंबई के भार को कम करने के लिए। मुंबई के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह की स्थापना की गई है? न्हावा सेवा की गई है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद में गोवा के अंदर एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है मारमा गोवा। गोवा के अंदर कौन सा है? मारमा गोवा है। आगे चलते हैं तो कर्नाटक के अंदर पड़ता है क्या? जो न्यू मंगलुरु, कर्नाटक के अंदर जो बंदरगाह पड़ता है उसका नाम क्या है? न्यू मंगलुरु है। और जो केरल के अंदर पड़ता है उसका नाम क्या है? कोच्चि बंदरगाह है। और ये कोच्चि जो है ये एर्नाकुलम जिले के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एर्नाकुलम के अंदर आता है। और एर्नाकुलम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है केरल का हाईकोर्ट, केरल का हाईकोर्ट किस स्थान पर है? तो एर्नाकुलम के अंदर स्थित है। केरल हाईकोर्ट कहां पर है? एर्नाकुलम के अंदर है। इसी कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट के ऊपर बंदरगाह है। कितने हैं? 6। और 6 बंदरगाह किसके ऊपर हैं? पूर्वी घाट के ऊपर हैं। टोटल 12। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। तो टोटल अगर बड़े बंदरगाह की मैं बात करता हूं तो कितने हैं बड़े बंदरगाह? 13 बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह हैं वो किसके अधीन आते हैं? वो आते हैं केंद्र सरकार के अधीन। उनके ऊपर नियंत्रण है केंद्र सरकार का है। किस सूची के अंदर आते हैं? वो संघ सूची के अंदर आते हैं। किस प्रकार की सूची के अंदर आते हैं? संघ सूची के अंदर आते हैं। जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उनके ऊपर नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का नियंत्रण होने के कारण वो सारे किस सूची के अंदर आते हैं? संघ सूची के अंदर आते हैं। बाकी लगभग 200 के करीब छोटे बंदरगाह हैं। 200 के करीब क्या हैं? छोटे बंदरगाह। कई स्थान पर 185 मिल जाएंगे आपको। दिया हुआ आंसर कितना मिलेगा? 185 छोटे बंदरगाह। छोटे बंदरगाह जो हैं वो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। किस सूची के अंदर आते हैं या किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची वो होती है जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस साइड में ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बंदरगाह, सबसे पहले तुत्तीकोरन आता है। कहां का है? तमिलनाडु के अंदर 3 बड़े बंदरगाह हैं। तमिलनाडु के अंदर 3 बड़े बंदरगाह हैं। तुत्तीकोरन है, एन्नोर है और चेन्नई है। उसके बाद में चेन्नई आता है। क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम है। और भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद में ऊपर आता है एन्नोर बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा बंदरगाह आता है? विशाखापट्टनम आता है। उसके बाद में ओडिशा के अंदर कौन सा आता है? पारादीप आता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता या उसी का दूसरा नाम हल्दिया आता है। किस नदी के ऊपर है? हुगली नदी के ऊपर। हुगली नदी पर स्थित है। तो हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलकाता या फिर हल्दिया बंदरगाह स्थित है। और उसके बाद में 13वें नंबर का बंदरगाह आता है कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो टोटल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 टोटल बड़े बंदरगाह हैं
जिनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि किसको कहा है? स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। एक जो झूम कृषि होती है वो भी किसके अंदर आती है? स्थानांतरित कृषि के अंदर आती है। स्लैश एंड बर्न एक प्रकार की कैसी खेती है? तो स्थानांतरित खेती है। कहां पर की जाती है? पूर्वोत्तर भारत के अंदर की जाती है। पूर्वोत्तर भारत के अंदर की जाती है। एक दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, क्या है? IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है, किसकी हैं? धान की हैं। धान की किस्म कौन सी है? IR-8 है, IR-20 है, IR-24 है, पद्मा है, सोना है, जमुना है। RR-5 है, RR-8 है, ये सारी धान की किस्म है। गेहूं की किस्म कौन सी है? सोनालिका है, हिमगिरी है, कल्याण है, सोना है, जनक है, सेरा है, कंचन है, सुजाता है, शैलजा है, उत्तर प्रदेश 262 है और यूपी 368 है। सरसों के अंदर क्रांति है, RH-30 है, पुस्सा गोल्ड है, पुस्सा गौरव है। झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? तो मैंने आपको बताया स्थानांतरित कृषि है वो पूर्वोत्तर भारत के अंदर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। उपरोक्त सभी सारे के सारे क्या हैं? बस पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तो झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? तो मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, उपरोक्त सभी के अंदर है। झूम कृषि खालिस्तान से संबंधित है, तो मैंने पहले ही बताया था स्थानांतरण कृषि है। कौन सी कृषि है? स्थानांतरण कृषि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछलियों से होता है। किससे होता है? मछली से। कुछ कल्चर है, सेरी कल्चर किसको कहा जाता है? रेशम कीट पालन को कहा जाता है। पीसी कल्चर है, मछली पालन को कहा जाता है। विटी कल्चर है, अंगूर उत्पादन को कहा जाता है। वर्मी कल्चर है, केचुआ पालन को कहा जाता है। और केचुए के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आंख की संख्या 0 होती है, इसके अंदर आंख जो नहीं होती है, आंख नहीं होती है। केचुए को किसान मित्र कहा जाता है। एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2017 और HSSC हरियाणा पुलिस 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अपने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या पैदा करती है? अगर कोई बाहरी जो देश है वो अपने देश के अंदर कोई कंपनी लगाता है तो क्या पैदा करेगी? रोजगार सर्जन करने का काम करेगी। तो क्या करती है? रोजगार सर्जन करती है। FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। FDI क्या होता है? किसी एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश ही क्या कहलाता है? FDI कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर कोई बाहरी देश किसी देश के इन्वेस्टमेंट करता है, कोई कंपनी लगाता है, तो वो क्या? रोजगार सर्जन करने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल का होता है? वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसकी स्थापना 1906 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग के अंदर है। कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड के अंदर। और नीदरलैंड ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश है। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड के द हेग के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अगर न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और उनका कार्यकाल, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 रिटायरमेंट होता है, उसी प्रकार से 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं और न्यायालय की सरकारी भाषा वही है जो यूएनओ के अंदर है, फ्रेंच और अंग्रेजी है, इंग्लिश है।
पहले भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामा राव हैं, लेकिन वो पहले भारतीय जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद पर रहे वो कौन है? नागेंद्र सिंह हैं। नागेंद्र सिंह हैं। पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर तो नागेंद्र सिंह हैं। 15 न्यायाधीश अपने अंदर एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष का चयन करता है, जिसके अंदर से एक भारतीय को अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, जिनका नाम नागेंद्र सिंह है। ये दोनों पद पर रहे हैं। नागेंद्र सिंह उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। दलबीर भंडारी 2012 के अंदर किसके अंदर गए थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर गए थे। दलबीर भंडारी कब गए थे? 2012 के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर गए थे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ को जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, उसके अंदर मुख्य अर्थशास्त्री, प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर, हेडक्वार्टर वाशिंगटन है DC के अंदर। वर्तमान में प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीना लेगार्ड हैं, जो जर्मनी देश के हैं। क्रिस्टीना लेगार्ड किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, जिसको हम CJ कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? CJI का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। अगर ये अनुपस्थित हो या फिर ये अपने पद के ऊपर न हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। अगर वो अनुपस्थित है किसी कारणवश से तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। जो राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुच्छेद किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 52 के अंदर आता है। किस अनुच्छेद में आता है? 52 के अंदर। 52 से लेकर के 61 तक जो जितने भी अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। जैसे एक ट्रिक है छोटी सी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की निर्वाचन की रीति, पद पर 8 शर्तें और शपथ पर महाभियोग है। तो अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बोलता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ की कार्यपालिका होगी, संघ की कार्यपालिका, तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका होगी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अनुच्छेद 54 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और उस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके अंदर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगली आती है निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 के अंदर आती है निर्वाचन की रीति। इनके अंदर जो वोटिंग होती है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 56 पद ग्रहण का कार्यकाल, पद ग्रहण के बारे में बताता है, और कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल से पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। फिर आता है पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनः निर्वाचन के बारे में, कितनी भी बार वो अपने पद के ऊपर निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 58 के अंदर योग्यताएं हैं। योग्यताएं क्या क्या हैं? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए।
शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 59 जो है ना राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में बताता है, वह कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। जब वो राष्ट्रपति के पद पर होगा तो वह कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले वो राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा के अंदर किसी भी पद पर है, तो जिस समय उनकी राष्ट्रपति की शपथ हो जाएगी, उसके बाद जो पीछे वाला जो पद है वो उसको रिक्त समझा जाएगा। ये राष्ट्रपति के लिए क्या होती है? शर्त होती है। जो राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 के अंदर है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? सीजेआई के तहत लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत लेता है। और अनुच्छेद 61 बोलता है महाभियोग के बारे में, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो है ना महाभियोग लाया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।